नमस्कार सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत। सुप्रभात। आज का टॉपिक बाजार की परिभाषा तथा वर्गीकरण। सभी मित्रों से एक गुजारिश कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो पोस्ट किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और उसकी जानकारी आपको हो। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक बाजार। बाजार का अर्थ अर्थशास्त्र के विनिमय तथा कीमत निर्धारण के क्षेत्र में बाजार शब्द तथा बाजार की विभिन्न परिस्थितियों के सिद्धांत प्रतिपादन का आर्थिक विश्लेषण में विशेष महत्व है। इकोनॉमिक एनालिसिस में अगर बात करें तो बाजार का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और साधारण बोलचाल की भाषा में अगर हम बाजार शब्द का प्रयोग करें तो उस स्थान या जगह विशेष से होता है जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता भौतिक रूप से उपस्थित होकर वस्तुओं का क्रय विक्रय अथवा आदान प्रदान का कार्य करते हैं। परंतु अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का ऐसा संकुचित अर्थ न लगाकर अत्यंत ही व्यापक अर्थ लगाया जाता है। अर्थशास्त्र में बाजार का अर्थ होता है उस संपूर्ण क्षेत्र से जहां वस्तु विशेष के क्रेताओं और विक्रेताओं में प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो और जिसके फलस्वरूप उस क्षेत्र विशेष में उस वस्तु के मूल्य लगभग समान होने की प्रवृत्ति हो। यानी एक क्षेत्र विशेष उस क्षेत्र विशेष से लगाया जाता है जहां क्रेता और विक्रेता में प्रतिस्पर्धात्मक संपर्क हो और उस संपर्क के कारण उस क्षेत्र विशेष में उस वस्तु का मूल्य लगभग समान होने की प्रवृत्ति हो। इससे स्पष्ट है कि बाजार में क्रेता और विक्रेता की भौतिक उपस्थिति उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी कि उसमें प्रतिस्पर्धा और संपर्क तार से भी हो सकता है, टेलीफोन से भी हो सकता है या अन्य जो संसार व्यवस्था है उसके किसी भी माध्यम से हो सकता है। उस क्षेत्र विशेष को हम बाजार मानते हैं। अगर बाजार का वर्गीकरण उसका क्लासिफिकेशन की अगर बात करें यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, तो विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न तत्वों को ध्यान में रखते हुए बाजार का वर्गीकरण करने का प्रयास किया है और उसी प्रयास के कारण बाजार का वर्गीकरण इस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रानुसार यानी क्षेत्र के अनुसार अगर बाजार के वर्गीकरण की बात करें तो सबसे छोटा जो बाजार होता है स्थानीय बाजार इसको कहते हैं। यानी स्थान के अनुसार बाजार होता है स्थानीय बाजार। उस बाजार में जिसमें किसी वस्तु विशेष के क्रेता और विक्रेता किसी विशेष स्थान जैसे नगर है, ग्राम है, गांव तक ही सीमित होते हैं, उसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। और इस बाजार में शीघ्र नष्ट होने वाली तथा भारी किंतु कम विनिमय मूल्य वाली वस्तुओं का बाजार प्राय स्थानीय बाजार होता है, जिसमें हम सब्जी मंडी जिसको बोलते हैं वो स्थानीय बाजार होता है और उसमें भारी मात्रा में किंतु कम विनिमय मूल्य वाली उनका मूल्य बहुत कम होता है और शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का ये बाजार होता है। जैसे सब्जी बाजार है तो डेली सब्जी बाजार
लगता है उसे हम स्थानीय बाजार कहते हैं। जैसे ईंट, इमारती जो पत्थर होता है उसे ही स्थानीय बाजार कहते हैं। यानी भारी मात्रा में सामान परचेज किया जाता है और फिर वो आगे ग्राहकों को बांटा जाता है। इसके बाद आता है प्रादेशिक बाजार, जिसे हम क्षेत्रीय बाजार भी कहते हैं, रीजनल मार्केट जिसको बोलते हैं। जब किसी वस्तु का बाजार किसी क्षेत्र विशेष अथवा प्रदेश विशेष तक ही सीमित रहता है, जैसे राजस्थानी पोशाकों के सापे हैं, पगड़ी है आदि का जो बाजार होता है, वो बाजार कुछ कपड़ों का क्रय विक्रय राजस्थान तक ही सीमित होता है। उसे हम राजस्थानी पोशाकों का बाजार कहते हैं, जो राजस्थान तक ही सीमित होता है। उसे प्रादेशिक बाजार भी कहते हैं। इसके बाद में बाजार का जो तीसरा प्रकार है राष्ट्रीय बाजार। जब किसी वस्तु के क्रेता एवं विक्रेता समस्त देश में फैले होते हैं, वस्तु का क्रय विक्रय देशव्यापी होता है, तो वस्तुओं का बाजार राष्ट्रीय माना जाता है। जैसे भारत की पगड़ियाँ, सापे, बंदेज की जो साड़ियाँ हैं आदि का बाजार राष्ट्रीय बाजार होता है। उसके बाद में बाजार होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार, यानी क्षेत्र के अनुसार सबसे बड़ा जो व्यापार बाजार होता है वो होता है इंटरनेशनल मार्केट। जब किसी वस्तु के क्रेता विक्रेता केवल देश में नहीं वरन विश्व के विभिन्न भागों में फैले होते हैं और उन सभी स्थानों पर वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता है, तो ऐसी वस्तुओं का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है। जैसे गेहूँ है, चावल है, सोना है, चांदी है, स्टील इत्यादि का बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार होता है, क्योंकि इनकी मांग विश्वव्यापी मांग है और ये वस्तुएं टिकाऊ होती हैं। इसके बाद में बात करेंगे समय के अनुसार बाजार। तो समय के अनुसार बाजार में सबसे जो छोटा बाजार होता है वो होता है अति अल्पकालीन बाजार। अति अल्पकालीन बाजार वह बाजार होता है जिसमें वस्तु की पूर्ति को बिल्कुल भी घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। पूर्ति स्थिर रहती है, चाहे मांग बढ़े चाहे घटे, परंतु पूर्ति में कुछ भी मात्रा में परिवर्तन संभव नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति को अति अल्पकालीन बाजार कहते हैं। सामान्यतः शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार दैनिक बाजार होता है और ऐसी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में मांग पक्ष ही अधिक प्रभावी रहता है। इसके बाद में समय के अनुसार होता है अल्पकालीन बाजार। वह बाजार जिसमें वस्तु की पूर्ति में यद्यपि मांग के अनुसार तो परिवर्तन संभव नहीं होता है, किंतु मांग में वृद्धि होने पर वर्तमान साधनों से अधिक प्रयोग से पूर्ति में कुछ सीमा तक बढ़ाए जाने या मांग घटने पर पूर्ति में कुछ सीमा तक कमी किए जाने की संभावना रहती है। अल्पकालीन बाजार में केवल इतना ही होता है कि पूर्ति में परिवर्तन यंत्रों की जो वर्तमान क्षमता है तक स्थिर रहता है। उतना समय नहीं होता कि अधिक उत्पादन क्षमता का निर्माण हो सके। इसके बाद में आता है दीर्घकालीन बाजार, लॉन्ग टर्म मार्केट। वह बाजार जिसमें समय इतना पर्याप्त होता है कि उत्पादन या उत्पत्ति के जो साधन हैं उनमें घटत बढ़त, विस्तार और संकुचन से वस्तु की पूर्ति को मांग के अनुसार घटाया बढ़ाया जा सके। अतः वस्तु के मूल्य निर्धारण में पूर्ति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद में जो आता है
अति दीर्घकालीन बाजार, वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। अति दीर्घकालीन बाजार वह बाजार है जिसमें समावधि इतनी लंबी होती है कि न केवल पूर्ति पक्ष में परिवर्तन होता है परंतु मांग पक्ष में भी जनसंख्या में वृद्धि, रुचि, फैशन में परिवर्तन आदि तत्वों का जन्म होता है और पूर्ति पक्ष में भी नए प्रोडक्ट, नई प्रोडक्शन मेथड्स और नई खोजों को भी शामिल किया जाता है। यदि सार रूप से हम कहें तो ये उपयुक्त होगा कि अति दीर्घकालीन बाजार में मांग और पूर्ति में नई परिस्थितियों में मांग और पूर्ति का पूर्ण समन्वय होता है। इसके बाद में कार्य के अनुसार अगर हम बाजार की बात करें तो सबसे पहले सामान्य या मिश्रित बाजार, मिक्स्ड और जनरल मार्केट। जब एक ही बाजार में अनेक प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती हैं, जैसे शहरों में या गांवों में प्राय एक ही बाजार में उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की सभी वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जिसमें रोटी यानी खाद्यान्न, कपड़ा तथा अन्य सामान, तो उसे हम मिश्रित व्यापार कहते हैं। इसके बाद में विशिष्ट बाजार, स्पेशलाइज्ड मार्केट। जब किसी बाजार विशेष में केवल एक ही प्रकार की वस्तुएं खरीदी और बेची जाती है तो उसे हम विशिष्ट बाजार कहते हैं, जैसे कपड़ा बाजार, धान मंडी, किराना बाजार, सब्जी बाजार। यानी एक ही प्रकार की वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। विशिष्ट बाजार में आगे बढ़ा जा सकता है, जिससे कि एक ही वस्तु के अनेक विक्रेता हो। इसके बाद में नमूनों द्वारा बाजार, मार्केटिंग बाय सैंपलिंग। जब वस्तुओं का क्रय विक्रय नमूनों के आधार पर किया जाता है, जैसे सामान्यतः विक्रय प्रतिनिधि, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव अपने साथ नमूनों के पैकेट्स लेकर जगह जगह घूम पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं, तो इसे हम नमूने द्वारा विक्रय कहते हैं। और इसके बाद में श्रेणी या ग्रेड के अनुसार बिक्री। श्रेणी या ग्रेड के अनुसार बिक्री में बहुत सी वस्तुओं का वर्गीकरण व प्रमाणीकरण कर दिया जाता है और व्यापारी वर्ग उस वस्तु की किस्म का केवल उसके ग्रेड के आधार पर लगाकर क्रय विक्रय के सौदे करते हैं। उसे हम श्रेणीकरण द्वारा बिक्री कहते हैं। और लास्ट है प्रतियोगिता या परिस्थिति के अनुसार बाजार। नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, परफेक्ट मार्केटिंग। पूर्ण बाजार का आशय बाजार की उस स्थिति से है जहां वस्तु के अनेक क्रेता और विक्रेता हो और उन्हें बाजार की पूर्ण जानकारी हो, साधनों में पूर्ण गतिशीलता हो और उनमें पूर्ण और स्वतंत्र प्रतिस्पर्धाता हो, प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र हो, जिससे कि समस्त बाजार में एक ही मूल्य होने की प्रवृत्ति हो। इसके बाद में जो बाजार आता है प्रतियोगिता या परिस्थितियों के अनुसार में अपूर्ण बाजार। बाजार की वह स्थिति जिसमें क्रेता और विक्रेता की संख्या अपेक्षाकृत कम हो, उनमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा का अभाव हो और वस्तु विभेद की प्रवृत्ति से वस्तु के मूल्य में कुछ अंतर हो, उसे हम अपूर्ण बाजार कहते हैं। इसके बाद में एकाधिकार बाजार जो आता है, वह बाजार जिसमें
वस्तुओं का विक्रेता या पूर्तिकर्ता एक ही होता है, अतः उसका पूर्ति पर पूर्ण और प्रभावी नियंत्रण होने से वह वस्तु के मूल्य को प्रभावित कर सकता है और उसकी वस्तु की कोई निकटतम स्थापन वस्तु नहीं होती है, उनको चेंज नहीं कर सकते। उस बाजार को एकाधिकार बाजार कहते हैं। तो इस प्रकार बाजार का हम वर्गीकरण क्षेत्र के अनुसार, समय के अनुसार, कार्य के अनुसार और प्रतियोगिता या परिस्थिति के अनुसार भी उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो बाजार की विभिन्न स्थितियां, स्ट्रक्चर का अभिप्राय बाजार में स्थित स्पर्धा या प्रतियोगिता की मात्रा से है। बाजार में प्रतियोगिता पूर्ण, अपूर्ण और शून्य हो सकती है। वास्तव में पूर्ण प्रतियोगिता एक कल्पना एवं मिथ्या धारणा है, जबकि व्यावहारिक जीवन में अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार की परिस्थितियां ही देखने को मिलती है। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेता की संख्या तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की मात्रा के आधार पर उनको हम मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांट सकते हैं: पूर्ण प्रतियोगिता या विशुद्ध प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार। अपूर्ण प्रतियोगिता में अल्पाधिकार, द्विवाधिकार और एकाधिकृत प्रतियोगिता के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।